एमएड के सभी विद्यार्थियों, बीएड के सभी छात्राध्यापकों एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को डॉक्टर अंजू टिन्ना का नमस्कार। आपका अधिगम के सिद्धांत की सीरीज में आज फिर स्वागत है। अधिगम सिद्धांत के आज 7वें स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये स्लाइड मैंने पहले दिखाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि अधिगम के सिद्धांत दो भागों में बांटे गए हैं, एक व्यवहारवादी सिद्धांत और एक ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक या संगठनात्मक सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत किसने दिया था? आपको अभी अच्छे तरीके से याद होगा। व्यवहारवादी सिद्धांत थॉर्नडाइक का था, पावलोव का था और स्किनर का था। आज हम संज्ञानात्मक सिद्धांत की तरफ बढ़ रहे थे। संज्ञानात्मक सिद्धांत में हम वर्दीमेयर कोहलर का सिद्धांत पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कूर्ट लेविन का सिद्धांत। संज्ञानात्मक का मतलब क्या है, एक बार पुनः इस पर नजर डालते हैं। संज्ञानात्मक, संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है। जो मानसिक प्रक्रिया है ये तर्क करती है, चिंतन करती है। तर्क और चिंतन करने के बाद में एक प्रत्यक्षीकरण स्थापित करती है अपने माइंड के अंदर, और प्रत्यक्षीकरण स्थापित करने के बाद में वो अवबोध करती है। अवबोध के बाद में मतलब वो प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? वो मानसिक प्रक्रिया, मानस में, दिमाग में वो जो प्रक्रिया चल रही है, फिर वो निर्णय करती है, निष्कर्ष निकालती है और अपने विवेक का उपयोग करती है। तो संज्ञानात्मक एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत तर्क, चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, अवबोध, निर्णय, निष्कर्ष और विवेक की स्थिति आती है। विवेक उसका अंतिम चरण है, जब वो विवेकित रूप से अपने आप को मान लेती है कि ये कार्य होगा। अब हम चल रहे हैं कूर्ट लेविन की तरफ। कूर्ट लेविन ने क्या कहा? कूर्ट लेविन ने ये कहा कि जिस स्थिति को हम अनुभव करते हैं वह सदैव संगठित या संरचित होती है, चारों तरफ से संरचित है, और यह संरचना उन अवयवों से अधिक स्थायी या अस्थिर होती है जिस पर स्थिति आधारित होती है। उस संगठन के अंतर्गत कोई एक तत्व तो ऐसा होता है जो उस पूर्ण समस्त स्थिति को अपने प्रभाव में रखता है। जब हम उस स्थिति को अनुभव करते हैं तो यह संगठनात्मक और संरचना हम अनुभवों के अनुसार बना लेते हैं, अनुभवों के अनुसार स्थापित कर लेते हैं, अनुभवों के अनुसार प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं। उसके पश्चात हमारा ध्यान विवरण की ओर जाता है और फिर यह संरचना अनुभव में उस स्थिति में ही स्थायी रूप से बनी रहती है हमारे पास में। फिर से ध्यान कर लें, जैसा है संगठित है, संरचित है, लेकिन वो संगठित और वो संरचित हमारे लिए अस्थिर है। हम क्या करते हैं? हम उस संगठित और संरचित चीज को अपने अनुभवों से सम्मिलित करते हैं अपने पास में, और फिर उसको, उस स्थिति को हम स्थायी बना लेते हैं। तो सीखना क्या है? संबंधों का प्रत्यक्षीकरण है, या प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करना ही सीखना है। जब तक प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा तब तक ये सीखना नहीं कहा जाएगा। जब तक संज्ञान नहीं होगा, जब तक सीखना नहीं होगा। जब तक प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक सीखना नहीं होगा। तो कूर्ट लेविन क्या कहते हैं? कूर्ट लेविन कहते हैं कि अधिगम के क्षेत्रीय सिद्धांत, इनके सिद्धांत को क्षेत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं और क्षेत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। सीखना या अधिगम एक प्रकार की सापेक्षिक प्रक्रिया है। किसके साथ में? आपके चारों तरफ के वातावरण के अनुसार। इस प्रक्रिया के माध्यम से ही अधिगम करता, सीखने वाला अपनी नई तथा पुरानी अंतर्दृष्टि में परिवर्तन लाता है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, यदि आपने मेरी पिछली स्लाइड में देखा हो, कि मान लीजिए बच्चे ने ये अपने दिमाग में बिठा लिया कि सूरज पश्चिम में उगता है, तो वो जब सुबह सूरज उगेगा तो वो क्या करेगा? वो क्या बोलेगा? वो करेगा कि पश्चिम दिशा है। अब इस पश्चिम दिशा को
क्षेत्र है, चारों तरफ के क्षेत्र के साथ में एक उसने सिद्धांत बना लिया, इसलिए उसको क्षेत्रीय सिद्धांत कहते हैं। चारों तरफ के वातावरण के साथ में उसने सिद्धांत बना लिया, इसलिए उसको टोपोग्राफी सिद्धांत कहते हैं। इसके अलग अलग नाम है जो मैं आपको आगे भी बताऊंगी। तो अब उसको क्या करना है, नई चीज, नई अंतर्दृष्टि लानी है, पुरानी अंतर्दृष्टि में परिवर्तन करना है, अपने संज्ञान में परिवर्तन करना है। तो संज्ञानात्मक मतलब कि वो तर्क करे, विवेक करे, प्रत्यक्षीकरण करे और फिर अपने संज्ञान में बिठा ले, तब वो जान जाएगा कि सूरज जिस तरफ से उग रहा है वो पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा नहीं है। कोर्ट लेविन का जो सिद्धांत है वो लगभग कुछ इस तरह से है। यदि आप ये देखेंगे कि हमारे पास में हम इक्विलिब्रियम स्थिति में है, कब तक, जब तक हमें कुछ नहीं करना है, इक्विलिब्रियम स्थिति, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए प्लीज। इक्विलिब्रियम स्थिति है फोर्स फील्ड एनालिसिस। इसके एक तरफ हमारे ड्राइविंग फोर्स लगता है, एक तरफ हमारे रीस्ट्रेनिंग फोर्स लगता है। ड्राइविंग फोर्स मतलब मुझे कहता है पढ़ो, रीड की तैयारी करो। रीस्ट्रेनिंग फोर्स मतलब नेगेटिव, बहुत थोड़ी वैकेंसीज है, कैसे सिलेक्शन होगा, क्यों पढ़ूं, तो रीस्ट्रेनिंग फोर्स लग रहा है। यदि रीस्ट्रेनिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स बराबर है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कोर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत क्या कहता है कि हमारा ड्राइविंग फोर्स, हमारा यदि ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है तो ये रीस्ट्रेनिंग फोर्स पीछे को जाएगा और हम अपनी तैयारी करेंगे। तो हमारा क्या ज्यादा होना चाहिए, हमेशा ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होना चाहिए। कोर्ट लेविन ने कहा है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ड्राइविंग फोर्स और रीस्ट्रेनिंग फोर्स में कौन सा फोर्स जरूरी है, किसके लिए, सीखने के लिए। तो कौन सा फोर्स जरूरी है, ड्राइविंग फोर्स जरूरी है, जो ड्राइव करता है, जो आगे को बढ़ाता है, जो उद्दीपित करता है। और रीस्ट्रेनिंग फेस क्या करता है, फोर्स क्या करता है, जो पीछे को लेके जाता है। क्रिया का प्रतिक्रिया का नियम है, हमारे पास में दोनों फोर्स है, हर व्यक्ति के पास में दोनों फोर्स है, लेकिन उन दोनों फोर्स में से यदि हमने इन दोनों फोर्स को इक्विलिब्रियम स्थिति में रखा हुआ है तो हम कुछ भी नहीं सीख सकते। हम यहाँ हैं, हम कहाँ हैं, यहाँ हैं। अब यदि हमें आगे बढ़ना है तो किसको बढ़ाना पड़ेगा, ड्राइविंग फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, मोटिवेशन में जाना पड़ेगा, उद्दीपन में जाना पड़ेगा। कैसे नहीं होता सिलेक्शन, मैं जब पढ़ाई करूंगा मुझे हर प्रश्न आएगा तो मेरा सिलेक्शन श्योर होगा, कितनी भी वैकेंसी है उसमें नंबर 1 मेरा ही होगा। इस तरीके के भावों के साथ में यदि आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। तो लेविन क्या कहते हैं कि ड्राइविंग फोर्स को इंक्रीज करो। वो एक अधिगम सूत्र देते हैं, वो अधिगम सूत्र क्या कहते हैं, B इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट शुरू P इंटू ई। B क्या है, वो B को व्यवहार या अधिगम कहते हैं और F को फंक्शन कहते हैं और P को मनोवैज्ञानिक मानव कहते हैं और E को मनोवैज्ञानिक वातावरण कहते हैं। अब आप देखिए इसमें क्या मतलब है। मनोवैज्ञानिक मानव, हम, हमारा मल्टीप्लिकेशन है मनोवैज्ञानिक वातावरण के साथ में। मनोवैज्ञानिक मानव कौन है, हम, हमारा मल्टीप्लिकेशन किससे है, मनोवैज्ञानिक वातावरण। मनोवैज्ञानिक वातावरण क्या है, ड्राइविंग फोर्स और रीस्ट्रेनिंग फोर्स। अब ये वातावरण में हम क्या चाह रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं क्या हमें मिल रहा है, वो किससे मल्टीप्लिकेशन होता है, फील्ड से, फंक्शन से। क्या है हमारे चारों तरफ का क्षेत्र, क्या है हमारी तैयारियां, कौन हमें सिखा रहा है, हमारी किताबें कैसी हैं, हम कितना पढ़ रहे हैं, तो हमें हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है और हमें अधिगम हो जाता है। ये अधिगम का सूत्र है जो किसने दिया था, कोर्ट लेविन ने दिया था। कोर्ट लेविन के डेफिनेशन के अंदर, कोर्ट लेविन के सूत्र के अंदर कुछ चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, उन पर भी हम ध्यान देते हैं। जीवन दायरा और जीवन क्षेत्र, हमने कहा ना पीछे क्षेत्र, जीवन दायरा या जीवन क्षेत्र किसको कहें, वो व्यक्ति की चेतन अवस्था, जो व्यक्ति चेतन अवस्था में है और घटना का प्रत्यक्षीकरण कर रहा है तो वो उसका जीवन दायरा है।
व्यक्ति की चेतन अवस्था, और चेतन अवस्था में वो किसी घटना का प्रत्यक्षीकरण कर रहा है तो वो उसका जीवन दायरा है या जीवन क्षेत्र है। और उस घटना का यदि वो चेतन रूप से अभ्यास कर रहा है, आपने मनोवैज्ञानिक थ्योरीज पढ़ ली, थॉर्नडाइक पढ़ ली, पावलोव पढ़ ली, स्किनर पढ़ ली, उसके बाद कोहलर पढ़ ली, लेकिन यदि हमने उसका अभ्यास नहीं किया, हमने उसके प्रश्न नहीं करे, तो वो हमारे को इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेतन रूप से अभ्यास भी जरूरी है किसी भी कार्य को करने के लिए। हमने साइकिल चलानी सीख ली, चेतन अवस्था में सीखी, हमने दिमाग में प्रत्यक्षीकरण भी कर लिया कि साइकिल कैसे चलती है, लेकिन मैंने उसका अभ्यास ही नहीं किया, तो 2 साल बाद क्या होगा, साइकिल चलाना मैं बिल्कुल भूल जाऊंगी। तो चेतन अवस्था में पहले तो मैं प्रत्यक्षीकरण करूं, फिर उसका अभ्यास करूं, और मनोवैज्ञानिक वातावरण और मनोवैज्ञानिक वातावरण के मध्य की अनुक्रिया करें, अंतःक्रिया करें, ये जीवन दायरा है। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति और मनोवैज्ञानिक वातावरण के मध्य की अंतःक्रिया भी जीवन दायरा। अब जीवन दायरा में होता क्या क्या है, तत्व क्या क्या है। जब आप तैयारी कर रहे हैं, जब आप आगे बढ़ रहे हैं, जब आपके पास में कोई गोल है तो ही तो आप आगे बढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन क्या होगा, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके आस पड़ोस वाले हो सकता है आपकी भर्त्सना करें, तो भर्त्सना भी जीवन दायरा के अंदर आता है। आप लक्ष्य की तरफ चल रहे थे लेकिन लोग आपको पीछे, ये क्या था, ड्राइविंग फोर्स था, लेकिन लोग क्या कर रहे थे, पीछे फेंक रहे थे, दैट इज रिस्ट्रेनिंग फोर्स। और वो बाधा को आपको क्रॉस करना है, तब आपका इक्विलिब्रियम खत्म होगा। यदि ये दोनों बराबर हैं तो आपका इक्विलिब्रियम बराबर रहेगा, आप बाधा से नहीं जीत सकेंगे। तो ये जीवन दायरा के तत्व हैं। एक आध बार प्रश्न पूछा गया है जी, जीवन दायरा के तत्व निम्न में से कौन है, तो हमारे को ये याद रखना है। ओके, चलिए अब आगे सेकंड नंबर पर चलते हैं। सेकंड नंबर पर हमारे कुर्टलेविन तल रूप का नाम देते हैं, तल रूप या टोपोलॉजी। तल रूप या टोपोलॉजी, देखिए क्या है इसमें, जीवन दायरे में प्रत्यक्षीकरण करना। प्रत्यक्षीकरण तो आपको करना है। आप प्रत्यक्षीकरण किस रूप में करो, एक आकृति के रूप में करो, एक अनुक्रिया के रूप में एक आकृति अपने दिमाग में बिठा लो। ये शब्द कहाँ से आया है, ज्यामिति से आया है। ये शब्द कहाँ से आया है, ज्यामिति। तो ज्यामितिक संरचनाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन तल रूप है। सहस्थिति ज्यामिति के उस भाग को कहते हैं जो उन तत्वों की खोज या पता लगाता है जो निरंतर परिवर्तन के समय में और परिवर्तनशील रहते हैं। ठीक है, तो टोपोलॉजी क्या है, प्रत्यक्षीकरण है, और हमारा प्रत्यक्षीकरण करने के बाद में एक आकृति जन्य परिवर्तन है जो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट शब्द आता है सदिश, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि सदिश मतलब क्या है, यदि आप याद करेंगे तो सदिश मतलब क्या है, गति। सदिश किसकी राशि है, गति, है ना। तो फिजिक्स से ये शब्द आया है सदिश। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास में दो फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स और रिस्ट्रेनिंग फोर्स। ये क्या कर रहे थे, आपको बीच में रोके हुए थे। जब तक आपको गति नहीं मिल रही थी आप सीख नहीं पा रहे थे, जब गति मिलेगी तो ही सीखेंगे। तो सदिश शब्द क्या है, यांत्रिक विज्ञान का एक शब्द है जो व्यक्ति को एक दिशा में गति करवाता है। मान लीजिए रिस्ट्रेनिंग फोर्स ज्यादा है, मान लीजिए आपका रिस्ट्रेनिंग फोर्स ज्यादा है, तो क्या होगा, गति किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। गति कौन सी दिशा में चल रही है, इसके बारे में हमें कौन बताता है, हमारे फोर्सेस बताते हैं। यदि गति ऑपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ी जो कि हमारे रिस्ट्रेनिंग फोर्स से बनी हुई है, तो हमारा क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, हमें फ्रस्ट्रेशन की उत्पत्ति हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम अपने अवरोधों को दूर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बाधाओं को दूर नहीं कर पा रहे हैं। और यदि हम अपनी बाधाओं और अवरोधों को दूर नहीं कर पाते हैं तो हमें तनाव होता है। इन तनावों के लिए फिर हमें ड्राइविंग फोर्स की उत्पत्ति होती है। और ड्राइविंग फोर्स और रिस्ट्रेनिंग फोर्स क्या है, एक सदिश दिशा प्राप्त
करते हैं हमको अवरोधक। अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा था, क्या कौन कौन थे? लक्ष्य था ना, फिर उसके बाद में क्या था? भर्त्सना, और भर्त्सना के बाद में क्या था? बाधा। तो जो भर्त्सना है और जो बाधा है वो क्या है? वो अवरोध ही तो है। जो गति को अवरुद्ध करते हैं वो अवरोध। लेविन कहता है कि जब भी हम कोई कार्य करेंगे, जब भी हम आगे बढ़ेंगे, तो किसी भी उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमारे रास्ते में बाधा तो आएगी ही, और इस अवरोध को सदिश के कारण ही हम दूर कर सकते हैं। सदिश यानी कि ड्राइविंग फोर्स ज्यादा लगाना है। यदि हमारा सदिश कमजोर है, यदि हमारा सदिश कमजोर है, तो हम सदिश से दूर नहीं होते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, पीछे की तरफ चलते चले जाते हैं। लेविन ने अवरोधक के दो प्रकार बताए हैं, एक पारगम्य प्रकार और एक अपारगम्य प्रकार। पारगम्य प्रकार मतलब कि हमें महसूस होता है, हमें दिखता है कि इसको हम कैसे पार कर सकते हैं। अपारगम्य प्रकार बहुत सारे ऐसे हैं जो हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अगले की तरफ चलते हैं। पांचवी चीज जो लेविन ने जो हमें बताई, वैलेंस। विभेदीकरण के नियम के अनुसार व्यक्ति वातावरण में रहकर वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं में विभेद करता है। विभेद करेंगे आप, है ना? आप जब विभेद करेंगे तो कोई चीज तो आपको आकर्षित करेगी और कोई चीज आपको आकर्षित नहीं करेगी। तो जिन वस्तुओं को आप पसंद करते हैं, जिन वस्तुओं की तरफ आप आकर्षित होते हैं, ऐसी वस्तुएं जो आपको आकर्षित होती हैं, वे वस्तुएं धनात्मक कर्षण शक्ति रखती हैं। लेकिन जो वस्तुएं आप पसंद नहीं करते हैं, जो वस्तुएं जीव को पीछे की तरफ लेकर जाती हैं, जो वस्तुएं आपको आकर्षित नहीं करती हैं, वो ऋणात्मक कर्षण शक्ति रखती हैं। यानी कर्षण कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का, धनात्मक कर्षण और ऋणात्मक कर्षण। इंपॉर्टेंट चीज आ रही है आगे, जीवन क्षेत्र। जीवन क्षेत्र, जीवन क्षेत्र क्या है? जो विभिन्न प्रकार के बलों या शक्तियों का वह क्षेत्र जिसमें रहकर व्यक्ति क्रिया या प्रतिक्रिया करता है। मैं सीख रही हूँ, मुझे लर्निंग करना है, तो मेरे चारों तरफ कोई ना कोई क्षेत्र तो होगा, टोपोलॉजी तो होगी, मेरा भूगोल तो होगा, मैं भूगोलिक वातावरण से इंटरेक्शन तो करूंगी, है ना? तो वो सारा का सारा किस में आता है? हमारे जीवन क्षेत्र में आता है। जीवन क्षेत्र में क्या क्या आ सकता है जो वातावरण में अवेलेबल है? अब एक बात बताओ, वातावरण में दो चीजें अवेलेबल हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक तो जो मनोवैज्ञानिक है और जो भौतिक है। तो जीवन क्षेत्र में दोनों चीजें आती हैं। मनोवैज्ञानिक जो हमें व्यवहार मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित कर रही है वो भी, जो हमारे व्यवहार के निर्धारण में प्रभावित कर रही है वो भी, और चारों तरफ की भौतिक वस्तुएं भी उसमें आती हैं। अगला आता है व्यवहार। अभी मैंने आपको ये सूत्र बताया था, ये सूत्र किसने दिया था? लेविन कोर्ट ने। क्या बताया था कि यदि व्यवहार में परिवर्तन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मनोवैज्ञानिक व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक वातावरण के साथ में इतना ज़्यादा इंटरेक्ट करना पड़ेगा कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। तो ये हमारा व्यवहार की बात करता है। आगे आता है संघर्ष। ठीक है, संघर्ष या द्वंद्व। संघर्ष या द्वंद्व, जब भी आप कोई कार्य करेंगे आपके रास्ते में बाधाएं आएंगी, आपको भग्नाशा मिलेगी। अब तब आपको क्या करना है? आपके दिमाग में संघर्ष होगा, आपके पास में द्वंद्व आएगा। तो द्वंद्व क्या है? द्वंद्व अनेक प्रकार के उपक्षेत्र बन जाते हैं। जो क्या करती है? शक्ति होती है। जब कभी व्यक्ति के जीवन में इन दो या अधिक क्षेत्रों में से एक ही समय में समान शक्ति उत्पन्न होती है तो व्यक्ति द्वंद्व या संघर्ष की स्थिति में। अभी क्या है? सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी है, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी है, रीड की वैकेंसी भी है, प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी भी है, एंड सो ऑन, बहुत सारी वैकेंसी है। एक ही समय में जब इतनी वैकेंसीज निकली हुई हैं,
हमारे दिमाग में, हमारे दिल में द्वंद्व उत्पन्न हो रखा है, हम किसकी तैयारी करें। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको अपने द्वंद्व से ऊंचा उठना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक सिलेबस सबका कॉमन होता है। जो अलग अलग सिलेबस है उसको अलग अलग टाइम टेबल के अनुसार व्यवस्थित करें तो आप द्वंद्व से ऊपर उठ सकते हैं और आप अपनी जीवन में सदिश गति की तरफ बढ़ सकते हैं। गति गति सदिश गति गति को काफी महत्व प्रदान किया गया। क्यों, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया। व्यक्ति और वातावरण के बीच में संतुलन बहुत जरूरी है। यदि यह संतुलन नहीं है व्यक्ति और वातावरण के बीच में, तो क्या होगा, वातावरण दो प्रकार के हो सकते हैं, भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हूँ, लेकिन मुझे पढ़ने की स्थिति नहीं मिल रही है, मेरे घर के कोई सर्कमस्टेंसेस ठीक नहीं है, मैं टाइम टेबल नहीं बना पा रहा हूँ, तो मेरे पास में क्या उत्पन्न हो जाएगा, तनाव उत्पन्न हो जाएगा। और तनाव उत्पन्न हो गया तो क्या होगा, हमारी गति स्लो हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस तनाव को रोकना पड़ेगा, पुनः संतुलन बिठाना पड़ेगा। सबसे पहला जरूरी है वातावरण और व्यक्ति के बीच में संतुलन। यदि आप गति चाहते हैं तो अपनी तैयारी में गति चाह रहे हैं तो आप क्या करें, एक संतुलन स्थापित करें, एक टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल के अनुसार चलें। 8 चीजें हमने देखी, उस पर हम दोबारा एक छोटा सा फटाफट नजर डाल लेते हैं। क्या क्या देखी थी। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहली चीज हमने देखी थी जीवन दायरा, फिर हमने देखी थी टोपोलॉजी या फिर हमारा तल रूप, इसी से इनके नाम भी है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए। फिर हमने देखा था वेक्टर्स या सदिश, फिर हमने क्या देखा था, अगला क्या देखा था आपने, अवरोधक, बाधा, कर्षण। कर्षण क्या था, जो हमें आकर्षित और विकर्षित करता है। फिर था जीवन क्षेत्र, दो प्रकार के क्षेत्र थे, जो भौगोलिक क्षेत्र था जो टोपोलॉजी में आता है, जो मनोवैज्ञानिक क्षेत्र था उसको हमने यहाँ पे माना है। फिर हमने देखा था व्यवहार, व्यवहार का हमने सूत्र के द्वारा देखा था कि मनोवैज्ञानिक व्यक्ति, मनोवैज्ञानिक वातावरण, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, व्यवहार मिलेगा, है ना। इसने क्या करा, कूटलेविन ने व्यवहार पे बहुत जोर दिया। फिर क्या उन्होंने कहा, द्वंद, द्वंद की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब हम एक ही समय में कई कार्य करने चाहते हैं तो हमारे पास में द्वंद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब द्वंद की स्थिति उत्पन्न हो तो हमें क्या करना पड़ता है, वातावरण के साथ में एक आधार बना करके कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। गति, जब तनाव उत्पन्न हो गया तो क्या होगा, गति नहीं हो पाएगी, और जब गति नहीं हो पाएगी तो हम सीख नहीं पाएंगे। फिर देखो अधिगम के चार क्या थे, यहाँ पे 3 बेसिक चीज देखी होगी आपने, शक्ति, तनाव और आवश्यकता। आवश्यकता क्या है, रीड में सिलेक्शन, है ना। तनाव उत्पन्न हो रहा है कि कैसे करें, समय क्या है, टाइम टेबल कैसे बनाएं, किस तरीके से पढ़ें, कैसे क्वेश्चन करें,
और शक्ति क्या है? ड्राइविंग फोर्स। तनाव क्या है? रिस्टरिंग फोर्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ड्राइविंग फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए अधिगम के कारक क्या क्या है। देखिए आप जितनी भी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, आप जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं, जनरल नॉलेज के अंदर भी आप देखेंगे कि सारे सब्जेक्ट्स मिले हुए होते हैं, उनका बेसिक नेचर एक ही होता है। उनको हमने अलग अलग भागों में बांटते चले गए हैं। तो हम क्या करें? विभेदीकरण करके पढ़ें, हम जनरलाइजेशन करके पढ़ें, सामान्यीकरण करके पढ़ें और पुनः संरचना करें। तो हमारे को कोर्ट लेविन ने 3 कारक बताए। क्या? एक विभेदीकरण करो, एक सामान्यीकरण करो और एक पुनः संरचना करो। अब देखिए इसके नाम, कोर्ट लेविन के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि बाकी सिद्धांतों के अपन ने देखे थे। इसी नामों को पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब जैसे यहाँ पर देखिए कोर्ट लेविन का पहला नाम है क्षेत्र सिद्धांत। क्षेत्र सिद्धांत क्योंकि ये क्षेत्र की बात करता है। ये कहता है हम चारों तरफ के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये क्या करता है? तर्क करता है, प्रत्यक्षीकरण करता है, विवेक लगाता है, बुद्धि में जुगाता है। ये सारी चीज़ों को जब कार्य करने की बात करता है तो संज्ञान का कार्य करता है। तो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत है। तलरूप का सिद्धांत, इसको हम तलरूप, टोपोलॉजी, टोपोग्राफी का सिद्धांत भी कहते हैं, टीक सिद्धांत भी कहते हैं। स्थान विज्ञान का सिद्धांत, ये किसी स्थान के अंतर्गत हो रहा है, किसी जगह से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको स्थान विज्ञान का सिद्धांत भी कहा जाता है। सदिश मनोविज्ञान का सिद्धांत, क्योंकि इसमें गति है, आगे की तरफ चलने के लिए डायरेक्शन है, इसलिए इसको सदिश मनोविज्ञान का सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यवहार का विज्ञान, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, अधिगम हो रहा है, इसलिए इसको व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का सिद्धांत, क्रियात्मक अनुसंधान को गति देने वाले कोर्ट लेविन ही थे। कोर्ट लेविन के अनुसार ही क्रियात्मक अनुसंधान होता है। समूह गतिशीलता का सिद्धांत, समूह गतिशीलता का सिद्धांत, फिर गत्यात्मक विकास। समूह गतिशीलता क्यों है? क्योंकि गति हो रही है, एक ग्रुप में हो रही है। गत्यात्मक विकास का सिद्धांत, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, आकर्षण विकर्षण का सिद्धांत। पीछे हमने देखा था कि आकर्षण और विकर्षण, कर्षण के 2 रूप हमारे सामने आ रहे थे। सही दिशा का सिद्धांत, लक्ष्य का सिद्धांत, जीवन दायरा का सिद्धांत और त्रिस्तरीय सिद्धांत। इतने नाम इसको दिए गए हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि इसमें इसको त्रिस्तरीय सिद्धांत क्यों कहा गया है। क्या होता है, जब भी हम लोग के सामने सीखने की बात आती है तो हम क्या करते हैं? हम कक्षा में जाते हैं। कक्षा में जाने के बाद में हमारे को सबसे पहले क्या कहा जाता है? आपको प्रस्तावना कराई जाती है। आपको पीछे से जो आपको याद है उससे जोड़ा जाता है। तो उसके अंदर क्या कहा जाता है कि पहले आप अनफ्रीज करो, अनफ्रीज करो, जो आपको याद है उसको सामने लाओ, उसको बदलाव और परिवर्तन की प्रक्रिया में बदला जाता है। फिर हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। व्यक्ति द्वारा अपने वातावरण में परिवर्तन की जाती है और फिर रिफ्रीज करते हैं। जो नवीन परिवर्तन हमने सीख लिए उसको अनुकूल कर लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं। ये 3 फेज थ्योरी है, अनफ्रीज, चेंज और रिफ्रीज। इसलिए इसको कहा गया क्या? 3 फेज स्टोरी। 3 फेज क्यों कहा गया? क्योंकि 3 फेज थ्योरी में ये बहुत जरूरी है कि आप क्या करें। जैसे मान लीजिए कोई कर्मचारी है, अपने वो कार्यस्थल पे गया, एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तन ट्रांसफर होकर गया, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर उसको अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होगी, लेकिन वहां व्यक्ति कुछ और चीज, वहां पर प्रबंधन अलग होगा, वहां पे ऑफिस का स्टाफ अलग होगा, कार्य कैसे करना है ये चीज अलग होगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले वो अनफ्रीज करे, अपने आप को खोले, अपने आप को भूले, अपने आप को पेश करे कि वो क्या चाहता है, उसके पास में क्या है। फिर वो परिवर्तन लाए और परिवर्तन लाने के बाद में वो फ्रीज करे। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? 3 फेज स्टोरी।
थ्री फेज थ्योरी। यहाँ पर देखिए ये हमारा ये है मॉडल। हम ऐसे होते हैं, हम बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर हमने कोई चीज बिठाई हुई होती है, जो हमारा प्रत्यक्षीकरण है वो इस टाइप से होता है। इस प्रत्यक्षीकरण के समूह को हमें क्या करना पड़ता है, यदि हमें सीखना है, यदि हमें कुछ करना है, यदि हमें आगे चलना है, तो हम अनफ्रीज करते हैं, अपने दिमाग को खोलते हैं। पूर्व किधर था, पश्चिम किधर था, उत्तर किधर था, ये डायरेक्शन का निर्धारण कैसे हुआ, मैं अनफ्रीज करती हूँ अपने आप को। अनफ्रीज करने के बाद में मैं देखती हूँ कि मेरे अंदर क्या चीज गलत थी, ये मैरून वाले मैंने हटा दिए क्योंकि ये चीज मैंने गलत सीखी हुई थी। और बाकी जो थे उसमें से जितना जितना पार्ट मुझे चाहिए था, जिस जिस रूप में चाहिए था, उसकी आकृति को परिवर्तन कर लिया। जो गलत था उसको छोड़ दिया, और जो सही था उसमें से कितना पार्ट सही था, उसको किस रूप में ग्रहण करना था, उस रूप में मैंने इसको ले लिया। देन फिर मैंने इस रूप में, नए रूप में मैंने उसको फ्रीज कर लिया। तो क्या हो गया ये, तो पहले चरण में हम क्या करें, पहले चरण में हम क्या करें, उसको खोल दें, है ना, उसको खोल दें। जो हमारा इक्विलिब्रियम है उसको अनफ्रीज कर दें, खोल दें। फिर हम उसमें क्या करें, हम देखें कि हमारे पास में कौन सी सूचनाएं गलत है, फिर उसको ग्रहण करें, चेंज करके उसको फ्रीज कर लें। तब हम इसको कहते हैं थ्री स्तरीय थ्योरी। इस अगली स्लाइड पे जाने से पहले एक बार पिछली स्लाइड पे चलते हैं। ये तीसरा चरण था इसका, ये इसका दूसरा चरण था। जो दूसरा चरण हमको क्या कह रहा था, ये बताता था कि हमें सिस्टम में से कौन सी चीज गलत है उसको हटा दो, जो चीज सही है उसको ले लो, और उसमें से लेने के बाद में उसको रीस्ट्रक्चर कर लो। रीस्ट्रक्चर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन सही थी और कौन सी गलत थी। तो ये बार बार पूछा जाता है कई बार कि थ्री फेज थ्योरी के कितने स्टेप हैं, तो थ्री फेज थ्योरी के 3 स्टेप है, अनफ्रीज, परिवर्तन और देन फ्रीज। ओके, अब इस चित्र की तरफ देखो। देखिए ये चित्र हमारे को क्या बता रहा है, ये हमारा बाउंड्री ऑफ पर्सन है, ये हमारी नीड है, ये हमारी नीड है। ठीक है, मेरी नीड है नीट की तैयारी करना, मेरी नीड है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना, मेरी नीड है एग्जाम को क्लियर करना। ठीक है, ये मेरी कुछ बाउंड्रीज है। ठीक है, अब इस पे ड्राइविंग फोर्स लग रहा है, ड्राइविंग फोर्स लग रहा है। ये चारों तरफ मेरे लाइफ स्पेस है, जीवन का क्षेत्र है। चारों तरफ जो है ये क्या है, जीवन का क्षेत्र है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, ये लाइफ की एक जगह, लाइफ जो है उसका चारों आउटलाइन है। क्षेत्र से नजदीक घर है, संसार है, घर है। अब ये जो बाउंड्रीज है इसमें मेरी एक चीज और है कि मेरी एबिलिटीज कितनी है, मेरी एबिलिटीज कितनी है, और उस एबिलिटी के अनुसार मुझे कितना ड्राइविंग फोर्स चाहिए। ये क्या है, ये इसमें बैरियर है, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बैरियर है, वेक्टर रीस्टेरिंग फोर्स है। अब गोल तो यहाँ बैठा है, गोल तो यहाँ बैठा है, यहाँ हमारी नीड थी, गोल हमारा यहाँ था, ये मेरी बाउंड्रीज थी, ये मेरी एबिलिटीज थी, है ना, और ये मेरे चारों तरफ का क्षेत्र था, और ये मेरे संसार का और मेरे घर का क्षेत्र था, उसकी आउटलाइंस थी, मेरे माहौल के एनवायरनमेंट की आउटलाइंस थी। अब मुझे इस गोल तक पहुंचना है। इस गोल तक पहुंचने के लिए मेरे को क्या चाहिए, ड्राइविंग फोर्स चाहिए। इतना ड्राइविंग फोर्स चाहिए कि वो इसको धक्का मार के यहाँ तक पहुंच जाए। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, मेरी नींद हो सकती है, मेरी पढ़ाई का समय हो सकता है, मेरे घर का वातावरण हो सकता है, मेरी किताबें हो सकती है, मेरी कोचिंग हो सकती है, मेरे प्रश्न ना करने का स्टाइल हो सकता है। ये सारे बैरियर्स हैं, ये सारे बैरियर्स हैं। मैंने आपको कहा था एक दिन कि आपको सब कुछ आता है, सिर्फ रिवीजन करो, प्रश्न करो, रिवीजन करो, प्रश्न करो। क्योंकि जो भी चीज हमने पढ़ी है वो बैक ऑफ द माइंड पढ़ी है,
उस बैक ऑफ द माइंड जो पड़ा है उसको आगे लाना है। कैसे लाओ? वेक्टर ड्राइविंग फोर्स लगा दो और फिर गोल को अपने प्राप्त कर लो। ये किसने समझाया था? ये हमें कुर्ट लेविन ने समझा दिया था कि ऐसे हम सीखते हैं, ऐसे हमारी लर्निंग होती है। ठीक है, भूलेंगे तो नहीं। कुर्ट लेविन ने कितनी बताई? 3 फेज थ्योरी। 3 फेज थ्योरी में उसने क्या क्या बताया कि पहले हम क्या करें? अनफ्रीज करें, फिर हम क्या करें? अनफ्रीज करके परिवर्तन करें, जो गलत चीज हमें याद है उसको हटा दें। बहुत सारी चीजें हमने गलत याद करी हुई होती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने गलत याद किए हुए होते हैं, उस गलत कॉन्सेप्ट को हटाओ। ये कैसे पता लगेगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करोगे। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने ये कॉन्सेप्ट गलत सीखा हुआ है। उस गलत कॉन्सेप्ट को हटा दे और नए कॉन्सेप्ट को चेंज करके नए रूप में अपने दिमाग में बिठा ले, तो फिर क्या हो जाएगा? आपका जो ड्राइविंग फोर्स है वो ज़्यादा होगा, रजिस्टरिंग फोर्स कम होगा और आप अपने गोल में पास हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी लास्ट स्लाइड पढ़ लेते हैं कि लेविन का सिद्धांत किस पर बल दे रहा है। लेविन का सिद्धांत किस पर बल दे रहा है? कुर्ट लेविन ने, अभी अपन ने बार बार देखा कि एक तो प्रत्यक्षीकरण पे दे रहा है, एक तो हमारे को क्या चाहिए? प्रत्यक्षीकरण होना बहुत जरूरी है। दूसरा हमारा क्या देता है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जरूरी है। अभिप्रेरणा क्या करेगा? अभिप्रेरणा आपके ड्राइविंग फोर्स को इंक्रीज करेगा। यदि आपका ड्राइविंग फोर्स इंक्रीज है, आपके पास में अभिप्रेरणा ज्यादा है, तो आपका प्रत्यक्षीकरण अच्छा होगा। और आपका प्रत्यक्षीकरण यदि सही है तो आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर फटाफट दे सकते हैं। दूसरी बात वो क्या कहता है? व्यक्ति के समक्ष 2 प्रकार के चालक होते हैं, एक तो उद्देश्य मूलक और दूसरा उद्देश्य तक पहुंचने में विरोधी, है ना? जो बाधा होगी और गोल होगा, दोनों चालकों में से हमें कौन सा चालक लाना है? वो हमारी सदिश राशि होगी, वो हमें निर्धारित करेगी कि हमें किस डायरेक्शन में कितना जाना है। अधिगम में प्रत्यक्षीकरण और अधिगम प्रेरणा महत्वपूर्ण है। अधिगम सापेक्षिक प्रक्रिया है, अधिगम व्यक्तिगत भविष्यवाणी है। यदि मेरे आज नंबर पूरे किसी भी टेस्ट में, यदि आप टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, यदि आप गाइड कर रहे हैं, उसमें 90% आ रहे हैं, तो आपको व्यक्तिगत भविष्यवाणी है कि यू आर सिलेक्टेड, आपका गोल पूरा है। ठीक है, सीखना विवेकपूर्ण और लक्ष्य केंद्रित होता है। इन्होंने 3 किताबें लिखी थी। ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी, फील्ड थ्योरी इन सोशल साइंस। ये 3 किताबें कुर्ट लेविन ने लिखी थी। ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी, फील्ड थ्योरी इन सोशल साइंस। इसके कुछ उपनाम भी है। लास्ट स्लाइड इसको देख लेते हैं। क्योंकि ये क्षेत्र का वो करता है काम, इसलिए इसको स्थान विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये संज्ञान का काम करता है, इसलिए इसको संगठनात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। ये टोपोलॉजिकल, चारों तरफ के भूगोल से जुड़ा हुआ है, जीव क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको सामाजिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्योंकि ये गति प्रदान करता है, आगे की तरफ चलता है, इसलिए इसको समूह गतिशीलता का जनक भी कहा जाता है। ये इसी प्रकार से हमारा आज का कुर्ट लेविन अधिगम का संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक में जो दूसरा था कोहलर, और ये खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।